ठीक है। क्या है एकात्मक विशेषताएं और मतलब एकात्मक गुण क्या है और दोष क्या है। एकात्मक शासन मतलब केवल केंद्र सरकार का शासन है, बाकी सरकारें सब खत्म हो जाए, तो पंचायती सरकारें खत्म हो जाए, राज्य सरकारें खत्म हो जाए, केवल केंद्र सरकार का शासन रहे, तो उसे कहते हैं एकात्मक शासन। ठीक है। तो इसकी हमारी विशेष गुण क्या है। तो देखो, जब एकात्मक शासन रहेगा तो क्या रहेगा, प्रशासन में एक रूपता रहेगी, सरल शासन व्यवस्था रहेगी, संघर्ष रहित शासन व्यवस्था रहेगी, कुशल एवं प्रशासन दृढ़ हो जाएगा, लचीलापन रहेगा, राष्ट्रीय एकता रहेगी, संकट काल में अधिक उपयुक्त रहेगा और सुदृढ़ विदेशी नीति रहेगा, क्योंकि अब केंद्र सरकार ही सब कुछ करेगा। तो ये सब गुण रहेंगे। क्या रहेंगे, प्रशासन में एक रूपता, सरल शासन रहेगा, कोई झंझट नहीं, राज्य चुनाव नहीं, पंचायत चुनाव नहीं, किसी की कोई मांग नहीं, संघर्ष रहित व्यवस्था रहेगी, कुशल एवं प्रशासन दृढ़ रहेगा, ठीक है, लचीलापन रहेगा, ठीक है, राष्ट्रीय एकता रहेगी, संकट काल में अधिक उपयुक्त रहेगा, जो भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी वही होगा, सुदृढ़ विदेशी नीति रहेगी। ठीक है। दोष क्या रहेंगे इसमें, दोष क्या हैं, बहुत बड़े बड़े दोष हैं। देखो, केंद्रीय सरकार के निरंकुश होने का भय हो जाएगा, कि केंद्रीय सरकार तानाशाह सरकार हो जाएगी। ठीक है। प्रशासनिक दक्षता कम हो जाएगी ना, अभाव हो जाएगा, प्रशासनिक दक्षता नहीं रहेगी, क्योंकि अब दिल्ली में बैठे पूरे देश को, इतना बड़ा विशाल देश है, तो सरकार कैसे कंट्रोल करेगी। ठीक है। मतलब कैसे हर जगह सारी सुविधाएं पहुंच पाएंगी, वो उसकी दिक्कत रहेगी। नौकरशाही का शासन हो जाएगा, मतलब लाल फीताशाही हो जाएगी, कर्मचारी बात नहीं सुनेंगे, शिकायत लेकर जाओगे कहाँ, ऊपर तक दिल्ली तो पहुँच नहीं जाओगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुँच जाके जनप्रतिनिधि से शिकायत कर जाके। ठीक है। अब यहाँ कोई काम नहीं करा तो अब विधायक के पास गए, प्रधान के पास गए, जिला पंचायत के पास चले गए, ठीक है, ब्लॉक प्रमुख के पास चले गए, तो अधिकारी काम कर लेते हैं। अगर ये सब हट जाएंगे, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी, तो कहाँ जाएगा, तो वही नौकरशाही का शासन हो जाएगा। लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र में जनता का शासन नहीं रहेगा, लोगों का, लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र, फिर लोकतंत्र नहीं रहेगा, उसका लोकतंत्र की विरोधी हो जाएगी। ठीक है। विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है ये एकात्मक शासन, विशाल राज्यों के नहीं, क्योंकि अब कन्याकुमारी वाला बैठा दिल्ली आएगा, इधर हिमाचल प्रदेश में बैठा आदमी दिल्ली जाए, इधर नॉर्थ ईस्ट में बैठा आदमी हर समस्या के लिए दिल्ली जाए, तो ये विशाल राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं होगा। जनता की इसमें एकदम उदासीनता हो जाएगी, जनता इसमें इस सरकार के प्रति क्या हो जाएगा, उसका एकदम कुछ भी नहीं रह जाएगा, उसका कोई हक ही नहीं रह जाएगा, तो क्या करेगी, उदासीनता। स्थानीय स्वशासन की उपेक्षा होगी, स्थानीय स्वशासन का महत्व खत्म हो जाएगा। ये था एकात्मक शासन। अब संघात्मक शासन की सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहे और राज्य गवर्नमेंट भी रहे, स्थानीय सरकारें भी रहें, तो उसे संघात्मक शासन कहते हैं। तो उसके गुण क्या हैं, ये राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वायत्तता रहेगी, इसमें राष्ट्र की एकता भी बरकरार रहेगी, सबको हक मिलेगा, सबकी आवाज़ सुनी जाएगी, तो राष्ट्रीय एकता भी रहेगी, स्थानीय स्वायत्तता भी रहेगी। ठीक है। हर व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ठीक है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का समन्वय रहेगा, केंद्रीय मतलब केंद्र सरकार भी रहेगी, और विकेंद्रीय मतलब उसका विकेंद्र मतलब टुकड़ों में भी रहेगी सरकार, जैसे स्थानीय शासन है, राज्य सरकार रहेगी, पंचायती राज रहेंगी, सब रहेगा, दोनों का क्या रहेगा, अच्छा समन्वय रहेगा। प्रशासनिक दक्षता भी रहेगी, अच्छे से हर काम रहेगा, सभी को वोट चाहिए तो जनता के लिए काम करेंगे। प्रशासनिक दक्षता भी रहेगी। विशाल राज्यों के लिए नितांत उपयुक्त है, सही, विशाल राज्यों के लिए व्यवस्था संघात्मक शासन बहुत अच्छा रहता है। निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाने की पद्धति है ना, जो एकदम पिछड़े एरिया हैं उनको भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है, निर्बल राज्यों को शक्तिशाली बनाया जा सकता है, उनका भी विकास किया जा सकता है। राजनीतिक चेतना रहेगी, क्योंकि हर लोग वोट डालेंगे, सबको राजनीति के बारे में ज्ञान रहेगा। ठीक, सब सजग रहेंगे सब। शासन की निरंकुश नहीं होता है, इसमें शासन क्या होता है, निरंकुश नहीं होता है। समय और धन की बचत होती है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा भी बनती है, हाँ, विश्व में लोकतंत्र की, जैसे भारत इतना बड़ा लोकतंत्र है, इसकी पूरे विश्व में ख्याति है। ठीक, प्रतिष्ठा बनती है। ठीक है। लोकतांत्रिक शासन की अनुकूल व्यवस्था है, लोगों का शासन हो, लोगों का तंत्र हो, उसके अनुकूल व्यवस्था कौन सी व्यवस्था, यही है संघात्मक शासन, ये गुण है। इसके कुछ दोष भी हैं, इसमें कमज़ोर शासन हो जाता है, शासन क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियाँ उठ जाती हैं, जो जाति, धर्म और अपनी प्रजाति, अपनी भाषा को लेकर आंदोलन करती हैं, जिससे शासन थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। देश की एकता को खतरा बनता है, क्योंकि वो कहेंगे हमारे जात को रक्षण दो, हमारे लोगों को स्थान दो, ये करो वो करो, इससे थोड़ा एकता को खतरा भी हो सकता है। संकट काल के समय उपयुक्त नहीं रहता है, इसलिए संकट काल के समय हमारे आपातकाल की व्यवस्था है कि फिर राज्य सरकार, स्थानीय सरकार सब खत्म, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही शासन रहता है। ठीक है। इसलिए उसके लिए व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमज़ोर व्यवस्था रहती है भाई। ठीक है। राज्यों के अलग होने की आशंका रहती है, न्यायपालिका की रूढ़वादिता न्यायपालिका भी रूढ़वादी हो सकती है। ठीक है। ये है इसके वो क्या कहते हैं, दोष हैं संघात्मक शासन के।
अब हम विशेषताएं देखते हैं। मतलब संघीय शासन की अगर विशेषताएं पूछ ले कि मतलब संघीय शासन है तो इसके क्या क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, तो यही है द्वैध राज पद्धति। जब द्वैध राज, एक राज पद्धति नहीं होगी, द्वैध राज पद्धति होगी। इसका लिखित संविधान रहेगा, ठीक है। सबको शक्तियाँ स्पष्ट रूप से बटी रहेंगी। हाँ, तुम्हारी ये शक्ति, तुम्हें यही काम करना, ये करना। अपना भारत का संविधान लिखित संविधान है, ठीक है। शक्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से होगा। तुम कौन से 3 शक्तियाँ, संघीय सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, हाँ, शक्तियों का विभाजन रहेगा। संविधान की सर्वोच्चता रहेगी, संविधान से सभी शक्तियाँ मिलती हैं, ठीक है। किसी को, कोई भी सरकार हो अपने मन से काम नहीं करेगी संघीय शासन में। संविधान हमारा सुप्रीम पावर संविधान के पास रहता है, ठीक है। वही सबको जो शक्तियाँ दी है वो उसी संविधान के अंदर रहकर काम करेगा। कठोर संविधान रहता है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका रहती है। न्यायपालिका हमारी क्या होती है, संविधान की रक्षक होती है, वही संविधान की व्याख्या करती है क्या सही है क्या गलत है। द्विसदनीय विधायिका रहती है, द्विसदनीय व्याख्या रहेगी, ठीक है। मतलब ठीक है, 2 सदनी क्या रहती है, तुम्हारी विधायिका रहती है, ठीक है। एकात्मक क्या है लक्षण, क्या विशेषताएं जो एकात्मक दिखाई कि हाँ ये एकात्मक शासन, इसमें सशक्त केंद्र रहता है, केंद्र के पास बहुत पावर रहती है। इसमें राज्य अनश्वर नहीं है, ठीक है। इसमें राज्य क्या है, अनश्वर नहीं है, ठीक है। इसमें राज्य अनश्वर नहीं होता है, ठीक है। एकल संविधान होता है, संविधान का लचीलापन होता है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी उस तरीके से संविधान को ढाल देगी, ठीक है। राज्य राज्य के प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव होता है ना, इसमें राज्य के सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं होता है, समानता का अभाव रहता है। आपातकालीन उपबंध रहते हैं, ठीक है। एकल नागरिकता रहती है, एकीकृत न्यायपालिका रहती है कि एक ही न्यायपालिका रहेगी, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं रहेंगी, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चुनेगी वही सेवाएं रहेंगी। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी रहेगी, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी रहेगी, ठीक है। ये मतलब हमारे भारत में जो है, ठीक है, ये संघीय शासन के मतलब हमारे भारतीय संविधान में एक गुण है, ये जो द्वैध राज पद्धति है, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, कठोर संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका है, ये हमारे भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था है। और जो ये भी सारी हमारे संविधान में जो ये वाली व्यवस्थाएं हैं, जैसे हमारे भारत में क्या सशक्त केंद्र है, ठीक है। राज्य अनश्वर नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, राज्य अनश्वर नहीं, मतलब राज्यों को सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहेगी किसी राज्य को छोटा कर सकती, बड़ा कर सकती, राज्य का नाम बदल सकती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। तो ये कौन सी विशेषता है, एकात्मक व्यवस्था सरकार की। और एकल संविधान है, हमारे देश में एकल संविधान है, राज्यों का अलग अलग संविधान नहीं कि उत्तर प्रदेश का अलग है, बिहार का अलग, सबका एक ही संविधान है। यही संघीय व्यवस्था है हमारे संविधान की, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था में क्या कहते हैं, एकात्मक व्यवस्थाएं हमारे संविधान में जो ये व्यवस्थाएं, संविधान का लचीलापन, संविधान का संशोधन हो सकता है, ये लचीलापन संविधान की एकात्मक व्यवस्था, सरकार जब चाहेगी संविधान को बदल देती है, ठीक है। हाँ, ये है कि कुछ कठोर है चीज़ें हैं कि मतलब हर चीज़ को अपने मन से नहीं बदल सकती, उसके लिए राज्य सरकार का भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, इसलिए बदल सकती है जब बहुमत हो उसके पास। फिर राज्य प्रतिनिधियों में समानता का अभाव है, ठीक है। भाई लोकसभा में किसी राज्य से ज़्यादा, जैसे 80 सीटें हैं लोकसभा में, कहाँ उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है, किसी राज्य की 2 ही सीटें हैं, किसी की राज्य लोकसभा सीट 1 ही है, तो राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है। क्या समानता का अभाव है, ये विशेषता कौन सी है, एकात्मक विशेषता है। आपातकालीन उपबंध, जो हमारे संविधान में आपातकालीन उपबंध है, वो भी किसकी विशेषता है, एकात्मक विशेषता है। एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता है, ठीक है, एक ही नागरिकता चलती है, नहीं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग लोग हैं, राज्य सरकार के अलग लोग हैं, वही हर जगह काम करेगा। एकल नागरिकता, ये भी एकात्मक विशेषता है हमारे संविधान की। एकीकरण न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर बैठा, वही सभी को कंट्रोल करता है, तो एकीकरण न्यायपालिका, ये भी कौन सी विशेषता है, एकात्मक विशेषता है संविधान की। अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे IAS PCS, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सेवाएं हैं वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है, वो हर राज्य में जाके वो लोग काम करते हैं, ठीक है। ये कौन सी विशेषता है, अखिल भारतीय एकात्मक विशेषता है संविधान की। एकीकृत जांच लेखा जांच मशीनरी, तो जैसे अकाउंटिंग जो जांच करती हैं कि कौन सरकार सही से पैसा खर्च कर रहे हैं, हर विभागों में सही से पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, जिसके लिए पैसा अलॉटमेंट हुआ वहाँ खर्च हुआ कि नहीं, तो ये जांच कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कराती है, अकाउंटिंग जांच कराती है, ठीक, लेखा जांच कराती है। तो ये भी कौन सी विशेषता है, हमारे संविधान की एकात्मक विशेषता है। फिर राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, फिर राज्य सूची पर कानून संसद बनाती है, लेकिन कभी कभी उस पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, ये कौन सी विशेषता है, एकात्मक विशेषता है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है राज्यपाल, तो ये कौन सी विशेषता है संविधान की, तुम्हारी एकात्मक विशेषता। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, एकीकृत मतलब निर्वाचन मशीनरी क्या है, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जो निर्वाचन आयोग है 324 आर्टिकल के, वही हमारे राज्य के चुनाव भी करवाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चुनाव वही करवाता है, तो ये कौन सी विशेषता है, एकात्मक विशेषता है। राज्यों के विधेयकों पर वीटो, राज्य अगर कोई विधेयक है तो उस पर राज्यपाल उसको अपने पास सुरक्षित लेकर उसको राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है अगर वो चाहे तो
ठीक है। तो ये कौन सी विशेषता है? एकात्मक विशेषता है। तो ये है एकात्मक विशेषताएं हो गई, ठीक है। कि हाँ भाई ये हमने पढ़ लिया था कि गुण दोष क्या है, कि यहाँ पढ़ा एकात्मक शासन के गुण क्या हैं और ये दोष क्या है। फिर पढ़ा हमने संघात्मक शासन के गुण क्या हैं और दोष क्या हैं। फिर हमारे भारतीय संविधान में कौन सी विशेषताएं संघात्मक हैं, जो लक्षण है ये हमारे जो है वो संघात्मक लक्षण है, संघीय विशेषताएं हैं जो हमारे संविधान में हैं। और ये जो लक्षण हैं सारे जो हमारे संविधान के वो कौन से हैं? एकात्मक लक्षण है, ठीक है। तो हमारा संविधान, ठीक है, संघीय है। तो हमारी विशेषता भी संविधान की संघीय होते हुए क्या कहते हैं, एकात्मक होते हुए संघीय तरफ झुकाव है। तो एकात्मक तो है, लगभग एकात्मक विशेषता ज़्यादा है संविधान में, उसके बावजूद भी संघीय का ढांचा लिए हुए कुछ संघीय विशेषताएं भी हैं। यही हमारी संविधान की विशेषता है, ठीक है। अब आप देख लेते हैं संसदीय एवं राष्ट्रपति व्यवस्था की तुलना करते हैं। तो संसदीय व्यवस्था क्या है और राष्ट्रपति व्यवस्था क्या है। तो पहले देखें संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, फिर देखेंगे राष्ट्रपति शासन की व्यवस्थाएं क्या होती हैं, फिर इनके गुण क्या होते हैं, इनके दोष क्या होते हैं, ठीक है। तो वो हम अपने संविधान का अनुमान इसी से लगा लोगे। तो ठीक है, संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या है कि यहाँ पर दोहरी कार्यकारिणी होती हैं। क्या होती हैं? दोहरी कार्यकारिणी होती है संसदीय व्यवस्था में। मतलब नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, एक नामिक कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका। जैसे राष्ट्रपति नामिक है, कार्यपालिका अच्छा वो कार्य कौन करता है? केवल नाम राष्ट्रपति का होता है, काम करता है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो दोहरी कार्यप्रणाली होती है। बहुमत के दल का शासन होता है, किसमें? संसदीय शासन की व्यवस्था देख रहे हैं इसमें, जिसमें बहुमत होगा उसका शासन रहेगा। और सामूहिक उत्तरदायित्व रहेगा इसमें, ठीक, सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व रहेगा कि हर मंत्री का उत्तरदायित्व रहेगा, हर विधायक हर सांसद का उत्तरदायित्व रहता है। इसमें राजनीतिक एकरूपता रहती है, ठीक है। दोहरी सदस्यता रहती है इसमें, ठीक, दोहरी सदस्यता रहती है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व रहता है, ठीक है। निचली सदन का विघटन होना, मतलब लोकसभा का विघटन हो सकता है लेकिन राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। शक्तियों का सम्मिश्रण होता है, शक्तियों का क्या होता है? सम्मिश्रण होता है। गोपनीयता का नियम रहता है, मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। ये हो गए। और राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था क्या है, व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? इसमें एकल कार्यकारिणी रहती है, इसमें एकल कार्यकारिणी रहती है। और राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन होता है। इसमें राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से, मतलब राष्ट्रपति का अलग चुनाव होगा, विधायिका अलग से चुनाव होगा, पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए चुनाव होगा। उस अवधि के पहले इनका विघटन नहीं होगा। जैसे यहाँ लोकसभा पहले विघटित हो सकती है, ये 4, जैसे अमेरिका में है तो एक बार चुना गया तो 4 साल रहेगा, ठीक है। इसमें उत्तरदायित्व का अभाव रहता है, ठीक है, क्योंकि वो 4 साल तक ही रहेंगे, सरकार गिरा नहीं सकता कोई। राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती इसमें, राजनीतिक एकरूपता नहीं रहती है। एक सदस्यता रहती है, ठीक है, एक सदस्यता रहती है। राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है सब पर, ठीक है। निचला सदन विघटित नहीं होता, तो इसमें लोकसभा विघटित नहीं होती है। शक्तियों का विभेद होता है, शक्तियाँ स्पष्ट रूप से इसमें बटी रहती हैं, ठीक है। अब जैसे गुण देख लें, अब इसकी किसके विशेषताएं, संसदीय व्यवस्था के गुण देखें। इसमें क्या रहता है? विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य रहता है। विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, तो इन दोनों में क्या रहता है? सामंजस्य रहता है। उत्तरदायी सरकार रहती है, अगर काम नहीं करेगा तो हम अगली बार वोट उसको नहीं देंगे, ठीक है। इसमें निरंकुशता पर रोक रहती है, इसमें सरकार निरंकुश नहीं हो सकती क्योंकि उसको वोट लेना अगली बार, ठीक है। इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व, इसमें जनता का भी प्रतिनिधित्व रहता है, ठीक है। इसमें वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था रहती है, ठीक है। अगर एक सरकार गिर गई तो अगर दूसरे पास बहुमत है तो दूसरा सरकार बना लेगा, ठीक है। ये रहता है, वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था रहती है। और ये इसके गुण हैं, ठीक है। और संसदीय शासन के संसदीय शासन के दोष क्या हैं? इसमें आस्थायी सरकार रहती है, भाई सरकार कभी भी गिराई जा सकती है। नीतियों की निश्चितता नहीं रहती है, नीतियाँ लगातार रहेंगी, जरूरी नहीं। जैसे अभी मोदी सरकार है या मतलब कोई भी सरकार है, अगर उसने कोई नियम बनाया तो अगली सरकार बदलेगी तो वो नियम तोड़ सकती है, उस नियम को आगे ना चाहे तो नहीं ले जाएगी, उसको मन नहीं करेगा तो योजना बदल देगी। तो नीतियों की निश्चितता नहीं रहती इसमें, ठीक है। शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध है, शक्तियों के विभाजन के क्या है? ये विरुद्ध है, ठीक है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन होता है। जैसे अब मान लो कोई अनपढ़ गंवार भी है, वो भी चुनाव लड़ गया, जीत गया, अब वो शासन करेगा, अच्छे लोगों पर शासन करता रहता है। इसमें मंत्रिमंडल की निरंकुशता रहती है, ठीक है। ये है संसदीय शासन की दोष। अब इसमें देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन के व्यवस्था के दोष क्या है। इसमें विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच टकराव चलता है। इसमें विधायिका और कार्यपालिका के बीच क्या चलता है? टकराव, क्योंकि दोनों अलग चुनी जाती हैं, दोनों चुनी जाती हैं, इसलिए दोनों के बीच टकराव रहता है। इसमें गैर उत्तरदायी सरकार रहती है, ठीक है, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं रहती, ठीक है। गैर उत्तरदायी नेतृत्व की संभावना इसमें रहती है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में सीमित प्रतिनिधित्व रहता है, इसमें सीमित प्रतिनिधित्व रहता है। इसे गुण क्या है? हाँ, ये सरकार स्थायी रहती है, 4 साल है अमेरिका में तो 4 साल से पहले गिरेगी नहीं। नीतियों में निश्चितता रहती है, नीतियाँ नहीं कि एक सरकार है तो नीतियाँ तोड़ दे, जैसे है वैसे रहेगा। शक्तियों के विभाजन पर आधारित रहती है, शक्ति इसमें स्पष्ट रूप से बटी रहती है, किसका क्या काम है वही करेंगे। विशेषज्ञों द्वारा सरकार चलाई जाती है, इसमें विशेषज्ञों द्वारा सरकार चलाई जाती है, ठीक है। ये हो गया। वैसे हमारी भी व्यवस्था संसदीय है और ब्रिटिश की भी व्यवस्था संसदीय है।
तो संसदीय व्यवस्था दोनों में है, लेकिन हमारे में अंतर क्या है? देखो ब्रिटिश में क्या होता है, राजशाही राज्य का मुखिया होता है, वो अनुवांशिक रहता है कि राजशाही राज्य का मुखिया होता है, ठीक है, और वो अनुवांशिक रूप से होता है। लेकिन हमारे वहाँ क्या होता है, गणतंत्र पद्धति है, राष्ट्रपति होता है राष्ट्र का मुखिया, ठीक है, वो निर्वाचित होता है, नहीं कि राष्ट्रपति का, जैसे इस समय द्रौपदी मुर्मू है तो इन्हीं की, इनका आगे वाली इनका ही वंश होगा, इनका ही उत्तराधिकारी राष्ट्रपति बनेगा, इसमें निर्वाचित होता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, अभी ब्रिटिश में क्या है, संसद संप्रभु सर्वोच्च है। संसद अगर कुत्ते को गाय कह देगी तो फिर वही गाय ही हो जाएगी, उसको कोई काट नहीं सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, संसद सर्वोच्च नहीं है। यहाँ पीएम निचले सदन का सदस्य होता है, हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है। और यहाँ अपने भारत में क्या, पीएम दोनों सदनों में से किसी भी का सदस्य हो सकता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री हैं तो लोकसभा के सदस्य हैं, निचले सदन के सदस्य हैं। लेकिन इसके पहले जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें जो हमारे माननीय मनमोहन जी थे वो राज्यसभा के ही सदस्य थे। पहले इंदिरा गांधी जो बनी गई थी वो भी राज्यसभा के सदस्य थे। मतलब अपर सभा का और निचले सभा का सदन का कोई भी सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, जरूरी नहीं कि वो सांसद ही हो, वो राज्यसभा सदस्य होगा तभी बन जाएगा, ठीक है। इसका फिर ब्रिटिश में क्या होता है, इसमें सदस्य के तौर पर मंत्री नियुक्त होते हैं, सदस्य के तौर पर मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर हो सदस्य, अगर जब तक तुम आप चुनाव नहीं जीते हो, सदस्य नहीं हो, ठीक है, निचले सदन के, तो आपको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने के अंदर तुम्हें मंत्री 6 महीने तक तुम बिना सदस्य के मंत्री बन सकते हो। अगर आगे मंत्री रहना है तो तुम्हें कहीं से सदस्य बनना होगा, चाहे राज्य सरकार के राज्यसभा के बनो और चाहे तुम बनो सांसद बनो, चुनाव जीतो, ठीक है। तो बिना सदस्य हुए तुम भी 6 महीने के मंत्री बन सकते हो। मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी होती है, यहाँ पर मंत्रियों की क्या होती है, कानूनी जिम्मेदारी होती है। अगर वो कोई काम डिसीजन लेते हैं तो उनकी कानूनी जिम्मेदारी होती है, उसके लिए जवाबदेही होगी उनकी। लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं होती, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ मंत्री जिम्मेदार नहीं होते हैं। यहाँ छाया कैबिनेट होती है, यहाँ ब्रिटिश में क्या होती है, छाया कैबिनेट होती है, ठीक है। यहाँ भारत में ऐसी कोई छाया कैबिनेट नहीं होती। छाया कैबिनेट ये होती है जो सरकार है वो तो शासन करेगी ही, तो जैसे प्रधानमंत्री है, ये है, कोई मंत्री है, छाया कैबिनेट मतलब जैसे कोई मंत्री है, कोई है, तो उसके अपोजिट में विपक्ष का भी मंत्री बनेगा, वो परमानेंट इसके आगे पीछे लगे रहते हैं, उन तरफ छाया तरीके से चलते हैं। अगर सरकार गिर जाएगी तो ये तुरंत काम करने लगेंगे, क्योंकि ये उसके छाया तरह लगे हैं तो जानते हैं क्या काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा, तो उसे हम छाया कैबिनेट कहते हैं। लेकिन भारत में ऐसी कोई छाया कैबिनेट की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में और हमारे भारत व्यवस्था में ये अंतर है, ठीक है, ये मेन अंतर है। ये देख लेना, पूछ देता है छोटे छोटे परीक्षाओं में क्या क्या अंतर है। तो ये हमारी विशेषताओं की, एक कोई विशेषता देगा, 2 विशेषता देता है, एक पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे राज्य एवं संघ क्षेत्र, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।